हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसा रहा आपका हिंदी का एग्जामिनेशन? आई होप कि अच्छा रहा हिंदी का एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं मैथ्स एग्जामिनेशन का, जो कि आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन है। गाइस, आप सभी बहुत 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 लकी हो कि आपको 10 डेज का टाइम मिल रहा है मैथ्स का रिवीजन करने के लिए, मैथ्स को प्रैक्टिस करने के लिए। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं इंटरमीडिएट की बात करती हूँ, स्टेट बोर्ड से था मेरा इंटर, एंड वहां पर मुझे मैथ्स के लिए सिर्फ 1 डे का गैप मिला था। एंड आप इमेजिन कर सकते हो, इतना बड़ा सिलेबस होता है आपका क्लास 12 का, एंड उसको आप एक दिन में रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट उस टाइम पे भी था, एक दिन में सबको रिवाइज करना, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले से ही सब कुछ कंप्लीट करके रखा था, ताकि एक दिन में बस ऊपर कुछ देखे तो माइंड में रिकॉल हो जाए। अभी आप इतने दिनों से एग्जामिनेशन देते आ रहे हो फ्रेंड्स, तो आप साइंस पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो आपने मैथ्स की प्रैक्टिस की हुई होती है, जो हम मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, वो हम थोड़े बहुत भूलते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, बट हम उन चीजों को भूल जाते हैं। अगर हमको मौका मिले, हम वो चीज को देख पाए, एक दो बार पढ़ पाए, तो हमें फिर से वो रिकॉल हो जाता है। ऐसा नहीं होता कोई पुराना बात कोई आपको याद दिलाना चाहता है, आपको याद नहीं आ रहा है, बट कोई अगर आपको इंसान आपको बताए कि वहां पे याद करो ऐसा हुआ था, तो फिर आपको पूरा चीज याद हो जाता है। वही चीज यहाँ पे कि अगर आपको टाइम मिल रहा है, आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो आप फिर सारा कुछ रिकॉल कर पाते हो। इसलिए मैंने बोला कि आप सभी बहुत 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 लकी हो कि आपको 10 डेज का गैप मिला है मैथ्स के लिए। अब देखो फ्रेंड्स, आप और भी लकी हो सकते हो, आप मैथ्स में 90 प्लस बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। मैं एक बात बताती हूँ, ऐसे बच्चे हैं बहुत इस टाइम पे जो जिनको मैथ्स से बहुत डर लगता है, जिन्होंने मैथ्स में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे कैसे करे, कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें, ठीक है। और दूसरे बच्चे वो हैं जो बिल्कुल सॉर्ट आउट है, क्लियर है, उन्हें सिर्फ रिवाइज करना है। यहाँ पे हम दोनों बच्चों की बात करें। सबसे पहले फ्रेंड्स उनकी जिन्होंने कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ा, ठीक है, तो उनको यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। अगर अभी भी वो फंसे रहेंगे, अगर वो चाहेंगे कि 10 दिन का है, हम सारे चैप्टर को अच्छे से वीडियोस देख लेते हैं, बना लेते हैं, तो वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। बिकॉज ये 10 दिन में आपको बहुत ही स्मार्टली वर्क करना होगा। पूरे एक साल सोचो आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, तो इन 10 दिनों में आप करके कैसे कमाल करोगे? उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है एंड स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है। देखो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है? सबसे पहला चीज मैथ्स में जो बच्चों को पता ही नहीं है, वो ये है कि सीबीएसई आपको स्टेप वाइज मार्किंग के लिए मार्क्स देती है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने, स्टेट बोर्ड में ऐसा अब नहीं, पहले नहीं होता था, शायद अब होने लगा होगा, बट सीबीएसई बोर्ड में ये सीबीएसई ने खुद ने कहा है कि मैथ्स में आपको स्टेप वाइज मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? तो गाइस, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपने क्वेश्चन लिखा, ठीक है, आपने फॉर्मूला लिखा, आपने एक दो स्टेप क्वेश्चन को पढ़ के जो भी लिखने की कोशिश किया, ठीक है, एंड आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाए, या फिर कोई ऐसा बच्चा जो फाइनल आंसर उनका आते आते पूरा गलत हो गया, ठीक है, तो उनको उसके लिए भी मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपके आंसर गलत है तो पूरा पूरा कट कर दिया जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैथ्स में यही तो आपका फायदा है कि अगर आपके स्टेप्स सही रहे इन सीबीएसई अकॉर्डिंग, सीबीएसई के अनुसार अगर आपके स्टेप्स सही रहे मैथ्स में, तो आपको उसके लिए मार्क्स दिए जाएंगे। तो क्या आपको वो गवाना है? नहीं। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आता एग्जामिनेशन में कि क्या करे कैसे करे, तो उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते। बट आपको मैथ्स में अटेम्प्ट के मार्क्स सीबीएसई दे रही है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? फॉर्मूला लिखने का आपको मार्क्स दे रही है, तो फिर आप फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहे हो? ठीक है, तो अगर ये सारी चीज का आपको मार्क्स समझ लो, एक तरीके से फ्री में आपको मिल रहा है, आप थोड़ा सा भी अटेम्प्ट कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो सीबीएसई आपको मार्क्स देगी। ये बहुत बड़ा फायदा है मैथ्स का। अब मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, ये तो आपको समझ आ गया कि अगर आप अटेम्प्ट करते हो, स्टेप वाइज मार्किंग का आपको मार्क्स मैथ्स में मिलेगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूला। देखो गाइस, अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना चाहिए वो ये है, मैथ्स के जितने फॉर्मूले हैं उसको कॉपी में एक बार आप लिख डालो। नहीं दीदी याद कर लेते, याद हो जाएगा, हमें ऑलरेडी याद है, एक बार पढ़ेंगे, लिखने की क्या जरूरत है। ऐसा अगर करोगे तो एग्जामिनेशन में आप भूल जाओगे। मैथ्स आपका प्रैक्टिस है, ठीक है, मैथ्स रटने वाला चीज ही नहीं, इसको आप रट सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि रटने की चीजें क्या होती है, बट अभी यहाँ पे समझो आप, मैथ्स रटने की चीज नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला को कॉपी में लिख लेना है। टाइम है प्रॉपर 10 डेज का टाइम, बहुत लकी हो, अपने आपको लकी मानो। सारे फॉर्मूला को कॉपी पे एक बार लिखो, वो आप ही को हेल्पफुल होगा। अगर आप फॉर्मूला लिख लेते हो, आपको याद है, एग्जामिनेशन में आपको हाफ मार्क्स वहां से मिल सकते हैं। हाफ मार्क्स कम नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है। बच्चा यहाँ पे एक एक नंबर से फेल हो रहा है, समझ आ गया ना? अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं। अगर आपने अभी तक एग्जामिनेशन दिया है तो आपको इस चीज का आंसर तो आपको मिल चुका होगा। साइंस दिया आपको मिल चुका होगा, इंग्लिश हिंदी आई होप मिल चुका होगा, एंड योर आंसर विल बी एनसीईआरटी, फ्रॉम एनसीईआरटी। मतलब सीबीएसई क्वेश्चन कहां से पूछती है? एनसीईआरटी से। जब आपको ये चीज पता है तो ये चीज को आप अप्लाई भी करो। कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे, देखो एनसीईआरटी में ऐसा है ना कि एक क्वेश्चन है तो एक टाइप के आपको 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो वो सारे टाइप आपको नहीं करने, एक टाइप के एक क्वेश्चन करने, अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चन आपको उठाने। एनसीईआरटी में ऐसा होता है ना कि वो आपको सारे टाइप, एक टाइप क्वेश्चन है वो आपको 3-4 क्वेश्चन दे देंगे, 5 क्वेश्चन दे देंगे। तो आप बेवकूफ तो हो नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन है तो आप 5 बार बना रहे हो, नहीं। हर टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में से अटेम्प्ट करना होगा। कोई एज वाला है तो एज वाला अगर 3-4 क्वेश्चन है तो हम एज वाला सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे। टाइम डिस्टेंस वाला आपको क्वेश्चन है और उससे हमको 3-4 क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी में गिवन है तो उसका हम एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। डिफिकल्ट लगता है टाइम वाला क्वेश्चन, उसको 2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ गया? ग्राफ वाला है उसको प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में बना के, एवरीथिंग। एंड ये है कि रटना नहीं है, लिख के प्रैक्टिस करना है।
प्रैक्टिस ही मैंने बोल दिया, मतलब कि आपको लिखना है। क्लियर है इतना। एनसीईआरटी करते समय फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी का वही क्वेश्चन करो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। इसके लिए दोस्तों मैं खुद आपको एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। आप चाहो तो वीडियोस देख सकते हो, अदरवाइज जो भी आप यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो आप वहां से देखो, बट लंबे लंबे वीडियोस देख के प्लीज अपने टाइम को वेस्ट मत करना, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस होते हैं जो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं। प्लीज आप उसमें चूज करना, शॉर्ट वीडियोस देखने की कोशिश करना, एंड ज्यादा कोशिश करना कि आप खुद से ही प्रैक्टिस करो, ना कि सिर्फ यूट्यूब पे देख के आप रह जाओ। बिकॉज अगर आप यूट्यूब पे देख के रह जाओगे तो एग्जामिनेशन में आप दिन जब जाओगे फ्रेंड्स तो आप वहां पे लिख नहीं पाओगे। ठीक है, आप अगर ये बात आपने एग्जामिनेशन दिया है तो आप इस बात को रिलेट कर पाओगे, जिसकी आपने प्रैक्टिस की है आप वो क्वेश्चन बना पाते हो, एंड जिसकी आप प्रैक्टिस नहीं किए हो वो क्वेश्चन आपके दिमाग से वहां पे किसी न किसी तरीके से स्किप होने लगता है, भूलने लगते हो आप क्वेश्चन पेपर को देखकर। समझ आ गया दोस्तों कि एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू आपको लास्ट 5 ईयर का करना तो चाहिए, बट इन 10 दिनों में आपको बताऊं तो अगर आपसे पॉसिबल होता है तो प्लीज कम से कम भी 3 इयर्स का आपको पीवाईक्यू करना ही होगा, ये कंपलसरी है करना। ठीक है, एनसीईआरटी से तो उठाया एंड सीबीएसई ने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डाला, ये तो कंफर्म है, एंड पीवाईक्यू से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं डालते हैं, एंड फिर आपका क्वेश्चन पेपर रेडी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, एंड इस ईयर का सैंपल पेपर करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसी से आपको आइडिया होगा कि आपके मैथ में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सीबीएसई कैसा क्वेश्चन देने वाली है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, आपके वहां पे सेक्शन 5 सेक्शन में एग्जामिनेशन में डिवाइड होंगे आपके मैथ्स, जो आपके वहां पे और ऑप्शन रहता है ना कि इसमें और इसमें चूज करना है कि आपको कौन सा बनाना है, कौन सा आपको आता है। जो आपको 15 मिनट दिए जाते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, उन 15 मिनट में प्लीज आप ये डिसाइड कर लेना कि वो दोनों और के बीच में आपको कौन सा बनाना है। एंड मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप प्लीज यूनिट का ख्याल रखना, अगर यूनिट आपका गलत हुआ तो वहां पर उसके मार्क्स कटते हैं, यूनिट्स गलत होते हैं तो उसके मार्क्स कटते हैं, तो प्लीज यूनिट का प्रॉपर ध्यान रखना और वाले क्वेश्चन चूज कर लेना। ठीक है, एंड क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शन से आपको स्टार्ट करना चाहिए, उस सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए जिस सेक्शन के मोस्टली क्वेश्चन आपने टिक किए होते हैं कि हाँ ये सारे क्वेश्चन मुझे आते हैं, एंड आपको बनाना स्टार्ट कर देना है, बिना ये सोचे कि सेक्शन ए से स्टार्ट करें, मतलब बी से शुरू करें या सी से, ये कुछ मत सोचो, जहां से आ रहा है वहां से स्टार्ट कर दो, बिकॉज मैथ्स में आपको बहुत ज्यादा लिखना होता है। ठीक है, एंड पेपर आपका कंप्लीट टाइम पे होना चाहिए, दैट्स वाई जिस सेक्शन से ज्यादा आ रहा है जो आपने मार्क किया आप वहीं से बनाना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने खुद कुछ ऐसे थ्योरम्स थे जिसको मैंने रटा था। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको समझ ही नहीं आते, ठीक है, तो आप कितना भी उसको प्रैक्टिस कर लो आपको नहीं समझ में आता। तो कुछ ऐसे थ्योरम्स थे तो मैंने, जब मैं उस क्लास में थी 10 में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उस थ्योरम को ही याद कर लिया था कि अगर ये ऐसा होता है तो इसका कंडीशन ये होगा। ठीक है, बिकॉज ये होता है ना कि एमसीक्यू में उस प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर वो थ्योरम आपको याद है तो आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो थ्योरम अगर आपको समझ नहीं आ रहे हैं, मतलब आपको सॉल्व करने नहीं आ रहे, तो कम से कम आप उसको रट जाओ। ठीक है, लेकिन कोई भी चीज आपको एग्जामिनेशन में छोड़ना नहीं है। आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, एंड फ्रेंड्स प्लीज ध्यान रखना कि मैथ्स में आपको रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। तो इन 10 दिनों में जितना हो सके उतना आप लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, एंड फिर आपकी एग्जामिनेशन अच्छा जाने से कोई नहीं रोक सकता। एनसीईआरटी में मेन फोकस करना, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से क्या पढ़ें, तो फिर मेरे चैनल पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ। चैनल से आप जुड़े रहो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला आपके एग्जामिनेशन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में गाइस मैं रियल नंबर को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो सारे क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन में जिसका आना तय है, 100% वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को आप जरूर देखना, और प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का मैथ्स का एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।